नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। आपको बता दूं, जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं और आपका राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? तो आपको पढ़ना पड़ता है भारतीय राजनीतिक चिंतन, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपको जानना होता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीए 6 सेमेस्टर 2025, 26, 27 सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे आपकी परीक्षा लगी हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की लगी हुई है, ऐसे ही और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होती हैं, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। ये सारे विश्वविद्यालय परीक्षाएं अपनी लिखित करवाते हैं, तो इन सभी में ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन सभी के लिए। 2027 2026 में परीक्षा देंगे तो भी आप ये वीडियो अगर देख के जाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। आपको बता दूं कि राम मनोहर लोहिया का कल पेपर, या 2 तारीख को पेपर लगा हुआ राम मनोहर लोहिया का, और 2 ही तारीख को लगभग में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी है। तो उन दोनों के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। आज आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर कल भी इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और इससे पहले भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 इकाइयों से बनने वाले ऐसे प्रश्नों को लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानवतावाद, यानी कि जिसको मानवता कहते हैं, इस पर नेहरू जी के क्या विचार थे, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नेहरू जी के विचार, नेहरू मतलब कि ये मोतीलाल नेहरू जी की बात नहीं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही, मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जो उन्होंने मानवता से संबंधित विचार दिए, वो विचार उनके क्या थे? देखिए, उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों के साथ ही नेहरू के मानवतावादी विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि नेहरू केवल मानवतावादी विचार देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि राजनीति में बड़ा विचार दिया है, समाज को बड़ा विचार दिया है, आर्थिक तंत्र को लेकर के भी विचार दिया है। नेहरू तमाम प्रकार के विचार देते हैं और साथ ही साथ मानवतावादी विचार भी देते हैं। इनका कहना है नेहरू जी का कि मनुष्यों को व्यवहारिक अनुभव प्रधान, नैतिक और मानवतावादी होना चाहिए, ठीक है। यानी व्यवहारिक अनुभव आपको जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल किताबी ज्ञान आपके पास हो, आपको व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, ठीक है। उनकी मानवता में गहन आस्था थी, मानवता में, यानी कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उनका कहना था कि मानवतावादी वही हो सकता है जो आत्म बलिदान के लिए तैयार रहे हमेशा, यानी कि जो हमेशा आत्म बलिदान के लिए तैयार रहे, अपने बारे में ना सोचे, अपने स्व को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, उसका कब देहांत हो जाए, कब उसको एक प्रकार से बलिदान देना पड़ जाए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहे, वही व्यक्ति होता है, ठीक है। दीन दुखियों, पीड़ित मानव और तिरस्कृत मनुष्यों की स्थिति को देख करके उन्हें असीम कष्ट होता था। किसको? नेहरू जी को। उन्होंने इसे समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। नेहरू की मानव के गौरव में पूर्ण आस्था थी। वह राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में मानवता की भावना से प्रेरित थे। मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर के ही नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। उन्होंने एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया भारत को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से मानवता से प्रेरित थे। उनको मानववादी धर्म सबसे बड़ा धर्म लगता था। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मनुष्य ही हैं और मनुष्य से ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं होता है। इस बात के विचारों को फॉलो करने वाले थे नेहरू जी। उन्होंने पंचशील सिद्धांत को अपना करके विभिन्न राष्ट्रों के बीच में एकता का प्रतिपादन किया और कहा कि भाई सभी देश आपस में झगड़ा लड़ाई ना करें, शांति का माहौल बना रहे, ऐसे सिद्धांतों को फॉलो किया। नेहरू ने मानव हित के लिए विश्व संगठन में गहरा विश्वास व्यक्त किया। चाहे कोई भी विश्व संगठन हो, उसमें एक प्रकार से इन्होंने विश्वास जताया ताकि आने वाले समय में और युद्ध ना हो। चुकी 2 युद्ध आप देख रहे हैं, नेहरू जी भी देख चुके थे, ठीक है। आप देखे होंगे कि 2 युद्ध हुए थे, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व, जिसमें बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई थी, ठीक है। और ऐसे दूसरे बाद में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए सभी देश, सभी बड़े बड़े नेता जो थे वो आगे बढ़कर के काम कर रहे थे। उनमें से ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है।
इन नेहरू जी ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी नीतियों का प्रतिपादन इस प्रकार करना चाहिए कि समस्त मानव जाति का हित हो उसमें, यानी समस्त मानवता का हित हो, समस्त मानव जाति का हित हो। केवल अपने हितों के लिए कुछ कार्य कर लेना ही एक प्रकार से आपके किसी भी देश का नहीं होना चाहिए कि केवल अपने देश का ही भला हो, पूरे मानव जाति का भला हो, पूरे सकल संसार का भला हो। ऐसा एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वही मानवतावादी होता है, और नेहरू इस मामले में बिल्कुल अग्रणी थे। नेहरू यहां तक कि आप देखते हैं हिंदी चीनी भाई भाई यहां तक कह करके कि अपने स्थान पर, ठीक है, अस्थायी सदस्यों की जो लिस्ट थी उसमें भारत का नाम था, लेकिन भारत वहां पर नहीं गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अस्थायी सदस्य थी, ठीक है, उसमें चाइना को भेज दिया कि भाई जाओ तुम ही चले जाओ, भाई भाई हो आप, ठीक है। तो ये जो दुश्मन को अपना भाई बता दे, ठीक है, जो उसको पता भाई, वो एक प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। भगवान आप देखते हैं भगवान राम के पास जब विभीषण आया तो भगवान राम ने जब सभी से पूछा, हनुमान से पूछा, ठीक है, सुग्रीव से पूछा, अंगद से पूछा, सभी से पूछा, कहा कि भाई ये बताओ कि ये जामुन से पूछा कि भाई ये शत्रु का भाई ये विभीषण है और आया है ये, ठीक है, इसके भाई ने इसको ऐसे ऐसे किया है। तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये शत्रु का भाई है, कभी भी घपला कर सकता है, ठीक है, भेद लेन पठवा दसीसा, हो सकता है कि भेद लेने के लिए आया हो ये, ठीक है। लेकिन भगवान राम ने सभी की बातों को सुना। हनुमान ने कहा कि नहीं विभीषण बहुत अच्छा है। भगवान राम ने देखा, फिर उसके बाद में देखिए भगवान राम से कुछ चीज छुपा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से जो तर्क दिया, कहा कि देखो एक कई उदाहरण के रूप में कई उदाहरण भी दिए और कहा कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, की इससे शरणागत को इसलिए भगा दे यहां से या कि ना रहने दे, इससे मेरी हानि हो रही है। अगर उसको जानकर कि मेरी हानि हो रही है इसमें और मैं उसको भगा दूं तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रकार से हमको पाप लगेगा। ऐसा कहा गया कि ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत, यहाँ उनको देखने से पाप चढ़ता है जो व्यक्ति शरणागत को तज देता है। ऐसी धारणा बता करके भगवान राम ने विभीषण को अपना लिया और लंकेश की उपाधि उनको दे दी। तो इस तरीके की मानवतावादी दृष्टिकोण होती है। वो नहीं देखते कि कौन सा भेद है, आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, आप जो है गोरे हो कि काले हो, आप किस तरीके से हो, बस उनमें दिखता है कि इसमें भी मानव दृष्टिकोण है, इसमें मानवीय बुद्धि है और ये एक ना एक दिन सुधरेगा, ठीक है। ऐसे दृष्टिकोण को मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में नेहरू जी ने प्रतिपादित किया और बताया। तो ये थे नेहरू जी के विचार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न दूसरा नंबर नोट डाउन करेंगे भैया। नेहरू का उदारवादी के रूप में मूल्यांकन कीजिए। नेहरू उदारवादी नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू उदारवादी था। लोकतंत्र में उनकी प्रबल आस्था थी, यानी कि वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यद्यपि नेहरू समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे, क्योंकि समाजवाद उस समय चरम पर था। ये सभी का हित चाहते थे। समाजवादी मतलब होता है सभी का, पूंजीपतियों का आधिपत्य ना हो किसी साधनों पर, जनता का कल्याण हो, जनता हर एक चीज में आगे बढ़े और जनता ही सब कुछ हो, ऐसा एक प्रकार से बताने का काम किया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जनता के हित में राष्ट्र का हित होगा और राष्ट्र के हित में जनता का हित होगा, इन सिद्धांतों पर आगे बढ़े नेहरू जी, ठीक है। परंतु मार्क्स की भांति जो है रक्तिम क्रांति में उनका विश्वास नहीं था। यानी कार्ल मार्क्स जो था वो कहता था कि भाई एक दिन सर्वहारा वर्ग उठेगा और पूंजीपति वर्गों को मार भगाएगा, उनके जगह पर अधिपत्य कर लेगा, समाज में फिर बराबरी का भाव आ जाएगा, सब बराबर होंगे, कोई राज्य नहीं होगा, अराजकता हो जाएगी। इस तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल हटे हुए थे। भारतीय समाजवाद पाश्चात्य समाजवाद से बिल्कुल अलग है। भारतीय समाजवाद की अगर बात करें बाबू, तो भारतीय समाजवाद जो होता है वो एक प्रकार से कोई वर्गीय विचारधारा पर काम नहीं करता, क्योंकि भारत में वर्ग तो है नहीं, कोई सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारत में जो मार्क्सवाद की ये मार्क्सवाद या विचारधारा जो आई, इसका मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दलित व्यक्ति हैं, जो ऐसा तबका जो नीचे दबा हुआ है, उनको बराबरी में लाया जाए, उनके लिए भी कुछ काम किया जाए, उनका लोक कल्याण किया जाए। इसीलिए भारत एक वेलफेयर कंट्री है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत उभरा और वो एक प्रकार से लोक कल्याण करता रहेगा जनता का। ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए भाग 4 में, अनुच्छेद मतलब कि उसमें भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, जिसको आप डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ साफ लिखा है कि देश ये कार्य करेगा, राष्ट्र का यह कर्तव्य होगा कि वो जनता का हित करे, जनता का साथ दे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हुई। तो मार्क्स का समाजवाद अलग है और भारतीय समाजशास्त्रियों का समाजवाद अलग है। लोकतंत्र को उन्होंने जीवन में नैतिक मापदंड और मूल्यों की व्यवस्था कहा। लोकतंत्र और समाजवाद में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजातांत्रिक समाजवादी व्यवस्था को भारत के हेतु उपयोगी माना इन्होंने और उसको फॉलो भी किया।
वास्तव में नेहरू कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से बिल्कुल प्रभावित थे। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया गया कि भारत एक लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, गणराज्य मतलब कि जिसका चुनाव जो होगा, जिसके देश का मुखिया का चुनाव भी जनता के द्वारा होगा और सरकार के मुखिया का चुनाव भी जनता के द्वारा होगा। सरकार का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया कौन है बेटा? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को हम ही आप चुनते हैं। ठीक है, और देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो भी वंशानुगत नहीं होता, उसका भी चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, नेहरू समाजवादी समाज के लक्ष्य को कल्याणकारी राज्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। उनका कहना था कि कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट जो होता है उसके द्वारा समान जनता के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, यानी सभी जनता का कल्याण हो, जिसमें हर एक जनता सुखी हो, सभी समृद्ध हो। ऐसे राज्य को रचनात्मक कार्य करने की उन्होंने मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी। वह अपने समस्त चिंतन में उदारवादी विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित रहे हैं। यह उदारवादी दृष्टिकोण ही था कि उन्होंने गांधी से प्रेरणा लेकर के अहिंसा का प्रतिपादन भी किया। गांधी के बढ़िया शिष्य में से एक थे। मानव मात्र की सेवा ही सच्चा उदारवादी दृष्टिकोण था इनका। जहां उदारवादी विचारधारा लोगों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है, वही नेहरू और अधिक उदारवादी दिखलाई देते हैं। उन सभी से, उदारवादियों से एक कदम आगे बढ़कर के नेहरू, उनके द्वारा चलाई गई पंचवर्षीय योजनाएं जो आज तक चलती आ रही थी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसमें पूंजीपति को भी स्थान दिया जाएगा और समाजवादियों को भी स्थान दिया जाएगा, जनता का भी कल्याण होगा, सारी व्यवस्थाएं की गई। आज सब पर ही उदारवाद का पुट देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ ये है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ें, आप प्राइवेट में पढ़ना चाहे तो प्राइवेट में पढ़ें, जैसी आपकी सुविधा हो आप उसी हिसाब से पढ़ें। आप सरकारी बस में यात्रा करें, मन हो आप प्राइवेट बस में यात्रा करें। आपका मन है सरकारी ट्रेन में यात्रा करें, मन कहे प्राइवेट, मन कहे आप जो है प्राइवेट जेट में उड़े, मन कहे आप जो है सरकारी एरोप्लेन में उड़े। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। उदारवाद का पुट देखने को मिलता है। तटस्थता की नीति भी उदारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। नेहरू के राज्य और व्यक्ति के ऊपर विचार उनके व्यवहारिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतीक है। नेहरू राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि उनका दृष्टिकोण प्रत्येक समस्या के संबंध में उदारवादी होता है। चाहे कोई भी समस्या आए, उस समस्या का निदान बड़े ही जो है सटीक तरीके से और उदारवादी विचारधारा को फॉलो करके करते थे। नेहरू राज्य को व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए एक साधन मानते हैं। कहते हैं कि राज्य जो होता है, जो देश होता है, वो जनता का और समाज के कल्याण के लिए एक साधन मात्र होता है। राज्य की आवश्यकता नेहरू के लिए मानव समाज में हिंसा को रोकना है और अहिंसा को प्रोत्साहन देना होता है। ठीक है, इस तरीके से इनके विचारों के बारे में हमने बताया। अगर आपको हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त करना है या हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, क्रैश कोर्स यानी कि जैसे आपकी परीक्षा लगी हुई सभी सब्जेक्ट की, तो आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आप अपना नाम एसएमएस कीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। इसमें आपके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, 2 सब्जेक्ट आपके जो मेजर है उनके दोनों के दोनों पेपर के यानी कि 4 पेपर ये, और एक प्लस में आपका को करिकुलर होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके भी क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और दोनों पेपर के जैसे सोशियोलॉजी का पेपर 1 पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2, जियोग्राफी का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उन सभी का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया है, तो विधिवत तरीके से आपको मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस रहेगी, स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप ये पीडीएफ चल रहा है तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पढ़ करके पेपर देने जाइएगा, यही सब क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न वर्ण और जाति व्यवस्था पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार बताएं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण और जाति के विरोधी थे शुरुआत से ही। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने कई कार्य किए। जाति पाति और ऊंच नीच की खाई को समाप्त करने के लिए बड़ा काम किया। इन्होंने अंतर जाति विवाह का समर्थन भी किया ताकि एक जाति दूसरे जाति में शादी भी कर सके, इसके बारे में प्रोत्साहन दिया। अंबेडकर जी का मानना था कि सभी जातियों के लोग सभी जातियों में अपना विवाह करें, इससे समाज में भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना विवाह दूसरी जाति की लड़की से किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। यानी कि इन्होंने केवल बताया नहीं, इन्होंने कर करके दिखाया। आजकल के दलितों के नेता जैसे ये नहीं थे, इन्होंने जो कहा लोगों से वो करके दिखाया, इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो उन्होंने पहले शिक्षा शेरनी का दूध पिया, शिक्षा रूपी शेरनी का, और उसके बाद दहाड़ा, और दहाड़ करके लोगों को बताया कि हाँ ऐसे दहाड़ा जाता है, ऐसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना जाता है, ऐसे इतने देश के अलग अलग देशों में पढ़ाई। उस समय भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान उस समय कोई नहीं था कानून के मामले में, कानून के बड़े ज्ञाता थे ये। तो ऐसे में उन्होंने एक प्रकार से बताया कि एक गरीब
एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक प्रकार से पानी पीने से वंचित कर दिया जाता है, वह व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ जाता है और वह कहां तक पहुंच जाता है। वो देश की उस संसद निर्मात्री सभा या जो संविधान निर्मात्री सभा है, प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बन बैठता है। तो उसके अंदर काबिलियत थी, उन्होंने अर्जित किया। तो आज दलितों को क्या जरूरत है? अर्जित करने की जरूरत है। किसको? शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर केवल कहते नहीं बल्कि करते भी हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार बताएं। देखिए, अंबेडकर राज्य को एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते हैं, यानी राज्य का होना जरूरी मानते हैं, परंतु सब समाज से सर्वोच्च नहीं मानते। समाज जो है वो राज्य से ऊपर है। राज्य के अस्तित्व को का आधार लोगों में सत्ता के पालन की भावना है, यानी कि सत्ता का पालन करना ही राज्य की भावना होगी। अंबेडकर के राजनीतिक विचारों के कई बिंदु हैं, जैसे कि पहली बात, संसदीय लोकतंत्र के प्रशंसक है, यानी संसदीय लोकतंत्र जो भारत में है इसकी प्रशंसा करते हैं। धर्म राजनीति से अलग है, यानी धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी धर्म के आधार पर। देखिए, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में मिली है, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, इसके लिए उसको कोई रोक टोका नहीं होगा। ठीक है, चौथी बात, मजबूत केंद्र का होना, यानी केंद्र पावरफुल है, और भारत में केंद्र पावरफुल भी है, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो भाई सारी बातें अपने संविधान में होगी जो बातें बता रहे हैं। पांचवी बात है, जाति प्रथा के विरोधी थे। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आप देखिए छुआछूत खत्म किया। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 आप देखते धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान किसी आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता, सारी बातें इंक्लूड करवा दी। ठीक है, इसके अलावा अस्पृश्यता के विरोधी थे। अनुच्छेद 17 जो है, यही अनुच्छेद 17 एक अनुच्छेद मौलिक अधिकार ही दे दिया गया कि भाई अस्पृश्यता ने छुआछूत जो होगा, अनटचेबिलिटी अब खत्म कर दी जाएगी, छुआछूत कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते। वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य और शूद्र की विचारधारा शुरुआत से चलती आ रही थी। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य करता उर्तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो जाता, यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से एक प्रकार से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। जो है पहले से जो पुरुष सूक्त में वर्णन है उसका एक खंडन, मतलब उसकी आलोचना करते, कहते हैं कि मतलब उसकी आलोचना करते हैं बेसिकली। ऐसा माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये सब कुछ नहीं मानते हैं ये। ठीक है, ये एक प्रकार से चीजों को स्वीकार करते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था जिस हिसाब से बनी थी कर्म के आधार पर, वो बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी मेरे हिसाब से। और जहां तक एक प्रकार से उसमें जो संशोधन किया, बीच में जाति प्रथा आ गई और कहीं ना कहीं पे वर्ण व्यवस्था पर घपला किया गया, वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर धीरे धीरे आकर के जाति व्यवस्था बदल गई, तो वो गलत है। देखिए, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको उसी हिसाब से उसको शूद्र, वैश्य, वर्ण या ब्राह्मण बोल दिया जाता था। लेकिन जो ये था, क्या नाम है, जाति व्यवस्था को लेकर के जो मतलब जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था में तमाम जाति अपने अपने जाति का टाइटल लेने लगे और उसी आधार पर काम करने लगे, जन्म पर आधारित हो गई सब कुछ, तब वहां से थोड़ा सिस्टम बिगड़ने लगा। बाकी जिसके अंदर टैलेंट होता था, जिसके अंदर एक प्रकार से करज होता था, गट्स होता था, वही आगे बढ़ता था और वो पावरफुल होता था। ठीक है, और कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है इसमें, उसने कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत करी तब आगे बढ़ा है। बिना मेहनत के आप घर में लेटे रहोगे और कहोगे सरकार आकर के हमारे मुंह ऐसे खोल के उसी में एक प्रकार से आम का जूस बढ़िया पिला दे, समय मौसम चल रहा है, तो सरकार ये करने नहीं आएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक प्रकार से आम के ठेले तक जाना पड़ेगा जहां दुकान लगती, तब जाकर के मैंगो शेक आप ग्रहण कर पाओगे, अन्यथा घर में बैठे हो बप्पा आपके ला करके आपको पिलाएंगे नहीं। समझ में आ रही बात? यानी कहने का तात्पर्य है, सारे व्यक्ति यही कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक दिन पढ़ने मत आइए, बहुत दिन से पहले पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि आलस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, धन से कुतो मित्रम, मित्र से कुतो सुखम। अगर आलस्य है तो विद्या कहां, विद्या नहीं है तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन नहीं है तो मित्र नहीं बनेंगे, और मित्र नहीं तो आपको सुख की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, आपको नहीं मिल पाएगी। तो सारी चीजें ध्यान रखना। तो वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी इन्होंने करी। ये है भैया भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन चले, महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक विचार बताएं। ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। वे शूद्र जाति के थे, अतः उन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था की बुराइयां तथा सामाजिक अन्याय का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अन्याय के विरुद्ध निम्न जातियों को उन्होंने संगठित किया। उनका विचार था कि समस्त स्त्री पुरुष जन्म से स्वतंत्र हैं और समान हैं। जब ईश्वर ने उन्हें स्वतंत्र और समान बनाया है, तब किसी व्यक्ति को दूसरे के दमन का अधिकार नहीं रह सकता। और यही बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जन्म से ही डिसाइड हो जाए कि भाई आप ये हो, फला हो, तो थोड़ी गड़बड़ चीजें हैं। लेकिन आप अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़े, अपने टैलेंट से एक प्रकार से आगे बढ़े, तो वो चीजें एक प्रकार से यहाँ पर बेटर होती हैं। उन्होंने कानून के समक्ष समानता मिलने के साथ प्रशासनिक सेवा में भी समान अवसर मिलना चाहिए। फूले के अनुसार भारत में निम्न जातियों की स्थिति में
जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ था वह ब्रिटिश शासन की देन है, परंतु यह पर्याप्त नहीं था। इसके लिए जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार जरूरी था। ब्रिटिश शासन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा जनसाधारण की शिक्षा की अनदेखी की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रभावित होकर के अस्पृश्य जातियों के लिए उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। यानी कि अंबेडकर जी प्रभावित किससे हुए थे? ज्योतिबा फूले से प्रभावित हुए थे। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये सब बड़ी, सावित्रीबाई फूले उनकी जो है बड़ी फेमस विद्वान मतलब की महिला रही है सावित्रीबाई फूले। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का धर्म संबंधी विचार बताएं। देखिए, प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी धर्म की आलोचना नहीं की थी, सारे धर्म को मानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उच्च जातियां खान पान रहन सहन में भेदभाव कर रही हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म से नाता तोड़ने का निश्चय कर लिया। जो धर्म सभी को पानी देने को तैयार नहीं, वह धर्म नहीं सजा हो सकती है, ऐसा अंबेडकर जी मानते थे। हिंदू धर्म में दलितों को धार्मिक स्थानों पर जाने से रोका जा रहा था, तो अंबेडकर इससे काफी दुखी हो गए थे। इससे दुखी होकर के कुछ लोगों ने इस्लाम और कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर माना था और वास्तव में कर्म पर ही आधारित थी। इस वजह से एक प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, और काफी सारे अनुयायी इनके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, टिप्पणी कीजिए। तिलक माने बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, टिप्पणी की लिखिए। देखिए, तिलक ने अधिकारों की प्राप्ति का विवेचन वेदांत की अद्वैतवादी धारणा से ग्रहण किया था। उनका मानना था कि व्यक्ति की आत्मा में अपार शक्ति होती है और उसका विश्वास मतलब उसका विश्वास तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र हो। तिलक आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थक थे, यानी कि अपने आप में हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की विचारधारा का समन्वय स्थापित, यानी कि पूर्व और पश्चिम यानी पश्चात विचारधारा और जो अपने यहाँ की विचारधारा उनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक और जहां उन पर वेदांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वही दूसरी ओर पश्चिमी विचारकों जैसे कि मैजनी, बर्क, जॉन स्टुअर्ट मिल और विल्सन जैसे विचारकों का भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है बाल गंगाधर तिलक पर, ठीक है। उनकी राष्ट्रवादी विषय विचारधारा भारतीय गौरव के पुनरुद्धार से प्रेरित है। उनका कहना था कि स्वराज के बिना सब कुछ व्यर्थ है, यानी कि अगर स्वराज नहीं मिल पाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बीजी तिलक कहा करते थे। स्वराज प्राप्ति के साधन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। स्वराज कैसे मिलेगा हमको? जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है। जनशक्ति में उनकी अपार आस्था थी। तिलक भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। उन्होंने अत्यंत साहस और दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन भी किया। उन्हें अनेक बार कारावास का दंड यानी जेल जाना पड़ा। होम रूल लीग की स्थापना से एक नई चेतना स्थापित हुई। तिलक भारतीय अशांति यानी चेतना के जनक अवश्य है, परंतु क्रांति में उनका विश्वास नहीं था। यानी क्रांति में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि भाई वो अशांति यानी चेतना के जनक है। अशांति मानी चेतना, एक नई चेतना लोगों के अंदर लाने का काम किया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल के नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक प्रकार से जो घिसी पिटी परंपरा या जो कांग्रेस के नेता जो एक प्रकार से जो है जिसको कह सकते हैं कि बस केवल जैसे कांग्रेस के नेता लोग क्या कर रहे थे, उदारवादी नेता, ये चिट्ठी लिख करके बताते थे कि भाई हमको ये चाहिए, और अंग्रेज लोग चिट्ठी को एक प्रकार से अलग कहीं पर फेंक देते थे, पड़ी रहती थी। ये लोग एक प्रकार से कहते कि नहीं, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, हम अपने अधिकार को लेंगे, और चूंकि हमारा देश है, हमारा ही सब कुछ है, हमारी मिट्टी, और तुम हम पर अधिकार कर रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे। यानी कि ये लोग गरम दल के नेता थे। नई चेतना इन लोगों की वजह से ही आई, तिलक जी ने जो बताया। तिलक के स्वदेशी विचारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, तिलक के स्वदेशी विचारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, तिलक स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी की अवधारणा के समर्थक थे, यानी कि अपने देश की बनी वस्तुओं, अपने देश की कॉलेज, अपने देश के स्कूल में सब में पढ़ाई करें, सारी चीजें अपने देश की करें। वह सबसे पहले राष्ट्र में स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। शैक्षिक पाठ्यक्रम में वह धार्मिक शिक्षा, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा
सभी को सम्मिलित करना चाहते हैं, यानी कि धर्म के बारे में बताया जाए बच्चों को, उद्योग कैसे चलाया जाए, प्राविधिक शिक्षा, प्रावधान सारे यानी कि कानून वगैरह सब कुछ उनको बताया जाए अपने देश का। तथा मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे बीजी तिलक, यानी कि मातृभाषा मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग, उसी में बनाया जाए, ठीक है, यानी जहां की राजस्थानीय भाषा जो उसी में उनको पढ़ाया जाए। वह एक राष्ट्रभाषा और लिपि की व्यवस्था करना चाहते थे, राष्ट्रभाषा एक हिंदी और लिपि देवनागरी। तिलक के अनुसार स्वदेशी बहिष्कार रोपी सिक्के का एक नया पहलू है। इसका तात्पर्य है कि आत्मनिर्णय और आत्म सहायता। तिलक स्वदेशी को व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में प्रचलित करना चाहते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट अगर देश के सभी लोग होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तिलक ने स्वदेशी को हथियार बना करके जो आंदोलन छेड़ा, उसने जनता को जागृत करने का प्रयास किया। उनका विचार था कि स्वदेशी ही हमारी आत्मा की पुकार है और इसी को आगे हम मतलब इसी से हम आगे बढ़ेंगे और इसी से हमको जो है स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक है। उनका मानना था कि स्वदेशी को अपना करके ही समाज का उत्थान हो सकता है। सामाजिक जीवन में तभी क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं जबकि आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को अपना करके आगे बढ़ा जाए। अगर आप आत्मनिर्भर होंगे तो किसी के खिलाफ भी क्रांति कर सकते हैं, लेकिन आप डिपेंडेंट होंगे किसी दूसरे पर तो आप क्रांति नहीं कर सकते या किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है चेहरा बहुत छोटा सा लग रहा होगा, एकदम बटन जैसा। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक प्रकार से बहुत ज्यादा दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। हमारे पिताजी ने कहा कि भाई इसको छोटा करवा लो। हम कहा छोटा नहीं, डायरेक्ट छिलवा ही लेंगे। वो सेट आउट करवाओ तो हम कहे कि अब सेट आउट करवाने की इतना टाइम नहीं है और टाइम वैसे भी नहीं था। तो हमने कहा भाई जब थोड़ा छुट्टियां होंगी आप लोगों की तब इसको फिर सेट आउट करवाएंगे जैसा होता है वो सब, ठीक है। लेकिन अभी क्या करो, आप छील ही दो। उससे पहुंचा तुरंत जो है आप मारो सब सटासट खत्म करो इसको। तुरंत उसने काम खत्म किया और इसके बाद में फिर चीजें क्लियर हो गई। तो इसीलिए थोड़ा सा चेहरा आपको अलग सा दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि शुक्ला सर का कोई भाई पढ़ा रहा है, लेकिन मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है द्वि राष्ट्र सिद्धांत पर मोहम्मद इकबाल के विचार बताएं। देखिए मोहम्मद इकबाल द्वि राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्हें पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है मोहम्मद इकबाल को, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण की बात जिन्ना से पहले किसी व्यक्ति ने अगर करी थी तो वो थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो इनका विचार था इकबाल का कि भारतीय मुसलमानों की भावना यही है कि वे अपने लिए एक अलग राज्य का या अलग देश का निर्माण करें। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि भाई मुसलमान चाहते हैं कि उनके लिए अलग एक देश बना दिया जाए, ठीक है, हिंदुओं का तो देश एक है ही। वे मुसलमानों को एक अखिल भारतीय अल्पसंख्यक समाज मानते थे और वे उन्हें एक राष्ट्र कहने को तैयार थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक के अंत में इकबाल एकीकृत उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम लीग के समर्थक बन गए और इस तरीके से इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाया स्वतंत्रता के समय ही, ठीक है। वीर मतलब कि जिन्ना से पहले ही इन्होंने ही तमाम सारी चीजें कर दी थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है वीर सावरकर के विचारों में राष्ट्र तत्व की संकल्पना। देखिए वीर सावरकर बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत ही प्रकार से देश को स्वतंत्रता में बहुत योगदान भी इन्होंने दिया है। लोग इनको नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने काला पानी की सजा तक भोगी है अपने देश के लिए, ठीक है। तो इनको ऐसे भुलाया नहीं जा सकता। इनके जो विचार है उनमें राष्ट्र तत्व की संकल्पना जो है वो बड़ी जबरदस्त है। वीर सावरकर कट्टर हिंदुत्ववादी थे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम है, वो ये भी शामिल थे। भारत एक हिंदू राज्य है क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, ऐसा मानते थे। सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व जो प्रकाशित हुई 1923 में, जिसमें कहा गया कि हिंदू वह है जिसके मन में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक के सभी भौगोलिक प्रदेश के प्रति अनुराग हो। यानी हिंदू वह व्यक्ति सभी है, चाहे मुसलमान। ये धर्म के लिए हिंदू शब्द नहीं कहते हैं लोग, इनको वैसे ही एक प्रकार से बताते हैं कि भाई ये हिंदुत्व समर्थन में या हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा काम किया है, ठीक है। इन्होंने बड़ा काम किया। देखिए मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, जो कन्याकुमारी हिमालय से लेकर यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, जब एक प्रकार से कोई व्यक्ति उसके धरातल को प्रेम करता है, भौगोलिक क्षेत्र को प्रेम करता है, वह सारा व्यक्ति हिंदू है, ठीक है। तो उसी वही हिंदू राज्य है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसी बातें कह देना कि केवल ये हिंदुओं के लिए काम किए हैं, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं। इन्होंने मुसलमानों के लिए भी काफी काम किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों के लिए और तमाम नेता हिंदुओं के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो इन्होंने हिंदुओं को लेकर के भी आगे काम करना शुरू कर दिया। एक मूवी अभी आई है वीडी सावरकर, ठीक है, उस मूवी को आप देखेंगे, बड़े जबरदस्त तरीके से उसमें चीजें बताई गई हैं, तो आप एक बार जरूर देखें। वीडी सावरकर ये थे।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता पर महात्मा गांधी के क्या विचार है। देखिए, गांधी जी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद से अलग नहीं मानते, एक ही मानते। उनके दर्शन में राष्ट्रवाद विश्व प्रेम का एक अंग है। उनके अनुसार मानवता के लिए मरने की आकांक्षा के पूर्व भारत को जीना सीखना होगा। गांधी जी ने पीड़ितों का उद्धार किया, विश्व सेवा के कल्याण में लगे रहे। उनका कहना था गांधी जी का कि व्यक्ति राष्ट्रवादी हुए बिना अंतरराष्ट्रवादी नहीं हो सकता। सबसे पहले व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना सीखना होगा, और जब व्यक्ति देशवादी हो जाएगा तो वो अंतरराष्ट्रीयवादी जरूर हो जाएगा। उसके अंदर अंतरराष्ट्रीयता की भावना डेवलप होगी, पनपेगी। ठीक है, आगे देखेंगे पेरियार के विचार। प्रश्न आता है भैया, पेरियार के विचारों के बारे में बताए बाबू। देखिए, पेरियार आधुनिक दक्षिण भारत के जननायक और सामाजिक क्रांतिकारी थे। वे निम्न जाति से आते थे जिनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। पेरियार ने सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को निकट से अनुभव किया था। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर इसे बहुत बड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, हिंदू पौराणिक कथाओं पर तीव्र प्रहार किया। उनके द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण की जो राह दिखलाई गई, उससे उन्हें व्यापक लोकप्रियता और ख्याति प्राप्त हुई। पेरियार का नाम ईबी रामास्वामी नायकर था। पूरा क्या नाम था? ईबी रामास्वामी नायकर। इनके अनुयायियों ने इन्हें पेरियार नाम दे दिया। ठीक है, और इस तब से पेरियार नाम से फेमस हो गए। पेरियार ने अपने सामाजिक जीवन में भेदभाव का तीव्र विरोध किया। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम चलाया था, छुआछूत को खत्म करने के लिए, जिसमें पेरियार 1920 में शामिल हो गए थे। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी वे शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर जब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में भेदभाव हो रहा था तो उनके द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन पेरियार के द्वारा किया गया था, जिसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के शासन संबंधी विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, शासन प्रणाली के स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की विशेष रूप से को सराहा। उसको संसदीय लोकतंत्र के बारे में बढ़ चढ़ करके बताया कि भाई बहुत अच्छा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसदीय सरकार के स्वरूप को भारत के लिए उपयुक्त मानते थे, जिनके पीछे कई कारण उन्होंने बताए। पहला कारण तो ये बताया कि यह एक ऐसी सरकार होती है, संसदीय शासन, जैसे जनता स्वयं चुनती है। दूसरी बात यह कि यह एक ऐसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, जो भारत में प्रचलित रही है पहले से ही। तृतीय बात यह कि यह लोकतांत्रिक है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अच्छा स्थान मिलता है। उनका मानना था कि इसमें स्वतंत्र चर्चा के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय जो है लिए जाएंगे, 2/3 बहुमत से पास होगा। इसलिए संसद होगी, संसद में किसी मुद्दे को पास करने के लिए पहले संसद के जो सारे सांसद हैं उनके समक्ष बिल प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, तब जाकर के वो कानून बनेगा। अच्छी बात ही है। प्रजातंत्र के संसदात्मक स्वरूप में लोगों की आवाज की अभिव्यक्ति के लिए एक व्यवस्थापिका होती है, यानी जैसे संसद है, जिसे प्रायः संसद कहा जाता है। संसद के द्वारा निर्मित विधियों को क्रियान्वित यानी कि उसको कार्यान्वयन करने के लिए हेतु संसद के नियंत्रण में एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो संसद में बनाए गए कानून को लागू करवाते हैं, जो संसद के आदेशों का पालन करती है तथा उनके विश्वास प्रतिनिधि सत्ता में रह सकती है। संसद और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, जनता को न्याय प्रदान करने के लिए, सरकार की अतिवादी नीतियों से बचाने हेतु एक न्यायपालिका का गठन किया जाएगा, जो दोनों को संवैधानिक क्षेत्र में रह करके कार्य करने को बाध्य करती, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि संसद, दोनों पर कंट्रोल कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका कंट्रोल संविधान के दायरे में रह करके करती है। संविधान में जो बातें लिखी है उसके अकॉर्डिंग चलता है सरकार, तो ठीक बात है। अगर सरकार ने थोड़ा भी जो है ऊंच नीच किया तो न्यायपालिका जो होगी वो तुरंत सरकार को एक प्रकार से नोटिस भेजेगी कि भाई आप क्यों ये कर रहे हो, गलत है, वो पास नहीं होगा और चीजें निगलेक्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी। ठीक है, ये राजनीतिक विचार है भीमराव अंबेडकर के। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साम्यवाद विरोधी विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। साम्यवाद को लेकर इनके क्या विचार थे? देखिए, कार्ल मार्क्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही दलितों के उत्थान की बात करते थे। कार्ल मार्क्स उन दलितों के उत्थान की बात करते हैं जो कि वर्ग संघर्ष में पीछे हैं, ठीक है, और भीमराव अंबेडकर भारतीय दलितों की बात करते हैं। दोनों ने ही एक ऐसे समाज की रचना करना चाहिए जो शोषण से बचा हुआ हो। दोनों ही गरीबों की भलाई के लिए संघर्ष में विश्वास करते थे, परंतु इन सब के होते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मार्क्स की बहुत सी बातें पसंद नहीं थी, कार्ल मार्क्स से उतना प्रभावित नहीं थे।
वह हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, यानी क्रांति या हिंसा में विश्वास नहीं करते थे भीमराव अंबेडकर। उन्हें मार्क्स का हिंसक क्रांति का मार्ग पसंद बिल्कुल भी नहीं था। यही बात कई लोगों ने इनके कार्ल मार्क्स का जो विचार है, या भारतीय समाजशास्त्री जो रहे हैं, भारतीय जो समाजवादी विचारक रहे हैं, वो कार्ल मार्क्स से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। एक आध दो विचारों को जरूर उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सारे विचारों को नहीं फॉलो करते हैं। बाकी गांधी जी से बहुत सारे प्रभावित हो जाते हैं। उनका कहना था कि हिंसा पर आधारित कोई भी राज्य स्थायी और टिकाऊ नहीं हो सकता। हिंसा करके अगर कुछ भी प्राप्त किया जाएगा तो टिकाऊ नहीं होगा। वह वर्ग संघर्ष के विरुद्ध थे, यानी कि जो जनता वर्ग संघर्ष करती है उसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि भारत में शोषण का आधार वर्ग ना होकर के वर्ण रहा है, जो कि विदेशों कार्ल मार्क्स जो रहा है वो विदेशों का रहा है, पाश्चात्य विचारक है, तो भारत के बारे में उसको क्या पता, ठीक है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर भारत में देखे हैं, भारत में जाने हैं, तो भारत में वर्ण व्यवस्था रही है, 4 वर्ण रहे हैं, ठीक है। और वहां पर 2 ही वर्ण है, गरीब एक अमीर। यहाँ पर क्या है, एक जो है 4 वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण है। इन चारों में समानता लाने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है। इसलिए भारत में वर्ग संघर्ष अनावश्यक ही, उसका कोई मतलब ही नहीं है। भारत से तो यह वर्ण भेद समाप्त होना चाहिए। उन्हें भारत के संदर्भों में वर्ग संघर्ष की पूरी मान्यता गलत लगती है भीमराव अंबेडकर जी को, जो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों से भी सहमत नहीं थे। वे राज्य का शोषण का माध्यम नहीं मानते थे, कहते कि राज्य शोषण का माध्यम नहीं, जबकि ये कहता है कार्ल मार्क्स की राज्य जो है या समाज जो है हमेशा से दलित मतलब की जो गरीब वर्ग है उनका शोषण करता रहा। राज्य शोषण का एक यंत्र है। पूंजीपति लोग राज्य को एक यंत्र बना करके गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसा कहा कार्ल मार्क्स ने। और इस विचार का खंडन किया भीमराव अंबेडकर ने, कहा ऐसा नहीं है, राज्य जो है शोषण का माध्यम नहीं है। वे तो मानते हैं कि राज्य के माध्यम से ही सभी व्यक्तियों को न्याय उचित कार्य किए जा सकते हैं, दलितों की स्थिति सुधारी जा सकती है। अगर राज्य ही नहीं होगा, राजा ही नहीं होगा, तब तो जो बड़े लोग हैं वो ऐसे ही सबको मारपीट के खत्म कर देंगे, ठीक है। राज्य सामाजिक परिवर्तन के अनेक उपयोगी कार्य कर सकता है, ठीक है, ताकि समाज का हित हो जाए। इसीलिए आप देखते हैं जो है राज्य के कल्याणकारी कार्य के लिए डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत बता दिए गए, जिसमें जनता का कल्याण करने के लिए तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है भैया, मानवेंद्र नाथ राय ने मार्क्सवाद की किस आधार पर आलोचना की और अंत में इसे क्यों छोड़ दिया? मानवेंद्र यानी कि एम एन राय ने, क्योंकि मार्क्सवाद उतना फेमस भारत में नहीं है। लोग मार्क्सवादी जो बने हुए हैं बीएचयू मतलब कि बीएचयू नहीं बल्कि बीएचयू जेएनयू, जहां पर भी आप देखेंगे जितने भी एक प्रकार से यूनिवर्सिटी मिलेगी बड़ी बड़ी आपको, सब में 2-3-4 मार्क्सवादी जो है इसे टर्राते रहते हैं। मार्क्सवाद का मतलब वो जानते नहीं मार्क्सवाद है क्या, मार्क्सवाद की परिभाषा क्या है। अरे मार्क्स जब यहाँ का है ही नहीं तो विचार कैसे यहाँ के बारे में देगा। वो तो कहता है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। क्या धर्म जनता के लिए अफीम है? धर्म में तो जनता को अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन जब उस वही चीज थोड़ा बढ़ जाती तो दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं पे जो मार्क्स है वो विदेशों में फेमस है, विदेशों के लिए एक प्रकार से वो सही तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। सरभाड़ा वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरभाड़ा पूंजीपति है ही नहीं, 4-4-5-5 वर्ग है यहाँ पर। यहाँ की विचारधारा ही अलग होगी। भारत में उनका विचार प्रासंगिक नहीं, सभी विद्वानों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग कुछ विचारों को फॉलो किया, कुछ का विरोध किया। मानवेंद्र नाथ राय मार्क्स के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रशंसक हैं, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित है उनसे, और सामाजिक न्याय के कटु आलोचक भी हैं। सामाजिक न्याय के बारे में जो उन्होंने बातें बताई उसकी आलोचना करी। किंतु राय और साम्यवादियों के मध्य मत वैभिन्न था, किंतु वह मार्क्स की अपेक्षा अनेक बातों से सहमत थे और कई बातों से असहमत भी थे। उन्हें मार्क्स में अनेक दोष भी दिखलाई पड़ते हैं। एक तरफ जब जहां पर वो समर्थन करते हैं कार्ल मार्क्स का, वहीं पर उनका विरोध भी करते हैं। एम एन राय के अनुसार कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद अवैज्ञानिक और कट्टरपंथी था, उसमें कोई वैज्ञानिक लॉजिक नहीं है। मार्क्स ने सामाजिक संघर्ष की को अत्यधिक महत्व दिया। उसने वस्तुगत व्यक्ति के मूल्य और महत्व की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। द्वंदात्मक पद्धति ने मार्क्सवाद में प्रत्ययवादी तत्व का समावेश कर दिया। मार्क्स के इतिहास की व्याख्या इसलिए दोषपूर्ण है कि वह सामाजिक प्रक्रिया में मानसिक क्रिया को बहुत कम स्थान देता है। सामाजिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है और मानसिक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता कि व्यक्ति की सोच क्या रहा है। इतिहास की व्याख्या केवल भौतिकवादी वस्तुओं के आधार पर नहीं की जा सकती। एम एन राय इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना भी करते हैं। एम एन राय का विचार था कि व्यक्ति आर्थिक मानव बनने से पूर्व अपने आचरण में शारीरिक आवश्यकताओं से भी नियंत्रित और संचालित होता है। एम एन राय मार्क्स पर यह भी आक्षेप लगाते हैं कि उन्हें नीति विषयक आधार
जो मार्क्स का रहा है वो दुर्बल रहा है। नीतियों को लेकर के कार्ल मार्क्स उतने प्रभावी नहीं रहे। उनकी दृष्टि से मार्क्सवाद का मनोवैज्ञानिक आधार जो है बिल्कुल दुर्बल है। वो सामाजिक आधार पर तो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार उनका दुर्बल रहा है। मार्क्स यह मानता है कि प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है और उसके कुछ अस्थायी और शाश्वत मूल्य नहीं होते। राय इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, यानी राय जो है कई बातों का विरोध करते, कई बातों की आलोचना करते हैं। इस तरीके से एम एन राय के विचार रहे कार्ल मार्क्स के। आगे देखेंगे, मानवेंद्र नाथ राय के मानवतावादी विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए, मानवतावाद हमारे सम्मुख और मानवतावादी के रूप में आते हैं एम एन राय। राय का मानवतावादी बुद्धिपरक मानवतावाद है। उन्हें जो है हचिसन, मैक्सबरी और बेंथम आदि से प्रेरणा प्राप्त हुई। जर्मी बेंथम जो कि सुखवाद की बात करता है, उनका विचार है एम एन राय का कि मानव जो है मानव सभ्यता जिस नैतिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रही है उसे देखते हुए मानववादी मूल्यों का प्रतिपादन आवश्यक है। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म और इसका कोई वो ना हो, ठीक है, तो कोई बंधन ना हो, कोई तो सभी के स्वतंत्र हो, सभी को सब कुछ मिले, सब मानव है और मानववादी दृष्टिकोण फॉलो किया जाए। किंतु वह मानवतावादी आध्यात्मिकता पर आधारित आश्रित नहीं होनी चाहिए। वह अपने मानवतावाद को तत्वशास्त्रीय निरपेक्षवाद पर नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक बुद्धि पर आधारित मानते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि नवीन मानवतावाद स्वाभाविक बुद्धि और ऐहिक अंतःकरण पर आधारित होना चाहिए। राय के अनुसार बुद्धिपरक मानवतावाद ही श्रेष्ठ है। वह नवीन मानवतावाद के प्रवर्तक भी रहे हैं, ठीक है, नए मानवतावाद के प्रवर्तक भी एम एन राय रहे हैं, मानवेंद्र नाथ राय रहे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समग्र क्रांति में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के विचारों का वर्णन कीजिए। बड़े फेमस विद्वान है, समाजशास्त्री रहे हैं जयप्रकाश नारायण भी, भारत के समाजशास्त्री रहे और भारत में बड़ा काम किया। इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तब इनको जेल भी जाना पड़ा था। बहुत ज्यादा जेपी के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी उस समय। जयप्रकाश नारायण समग्र अथवा संपूर्ण क्रांति के समर्थक हैं। उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ बनाने के लिए जनता का सच्चा राज स्थापित करना, समाज से अन्याय और शोषण आदि को अंत करना, ये सब इसका उद्देश्य रहा है। एक नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति लाना ही एक प्रकार समग्र क्रांति रहा है। इसमें सारे विचारों पर फॉलो किया गया। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति के उद्देश्यों और तत्वों का भी विवेचन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें जनता और जनप्रतिनिधियों के मध्य संपूर्ण की संपर्क टूटा है तथा जनप्रतिनिधि एक बार निर्वाचित होकर के मनमानी करते हैं। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उनके समग्र क्रांति में सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना सारी व्यवस्था चकनाचूर हुई जा रही है। समग्र क्रांति का उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय पर आधारित इस प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना है जो अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर सके। इस व्यवस्था की स्थापना हेतु विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, यथा सीलिंग और भूमि में प्रगतिशील कानूनों का समर्थन, अनुचित बड़े उद्योगों पर रोक, भूमिहीनों के लिए भूमि का आवंटन, यानी जिसके पास भूमि नहीं उनको भूमि दी जाए, मजदूरी की समुचित व्यवस्था की जाए, मुनाफाखोरी पर नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जाए, ज्यादा लाभ न कमाए लोग, गांव में अनाज के भंडारण मतलब इकट्ठा किया जाए, भंडार रखा जाए, उचित मूल्य की व्यवस्था करी जाए लोगों के सामान की, झगड़ों का आपसी विचार विमर्श से समाप्त झगड़ों को किया जाए, ठीक है, जो झगड़े तमाम सारे हैं, छुआछूत और भेदभाव की समाप्ति करी जाए, समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ सहयोग और सामंजस्य का वातावरण बनाया जाए। तो ये सारी चीज समग्र क्रांति में शामिल है एम एन राय के, सॉरी जो है जयप्रकाश नारायण के। समग्र क्रांति के लिए जनशक्ति को जागृत करना होगा। जनता में समग्र क्रांति का आह्वान स्वयंसेवकों के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय पुनर्रचना का कार्य स्वयंसेवकों की विशाल सेना के द्वारा संपन्न होगा। समग्र क्रांति से ही एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जिसमें स्वयंसेवक जनता के मध्य रह करके जनता की समस्याओं के निदान में योगदान देंगे और जनता को शिक्षित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जयप्रकाश नारायण जी ने कि 60 करोड़ की जनसंख्या में 6 लाख स्वयंसेवकों को निकालना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, और जब 6 लाख यही जो एक प्रकार से 60 करोड़ की जनता के बीच में जाएंगे तो समग्र क्रांति जो है बहुत ही सही तरीके से संपन्न हो जाएगी। सारी बातें जो हमने सोची है वो सारी बातें संपन्न हो जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जयप्रकाश नारायण के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण की समग्र क्रांति अनेक विरोधाभासों से युक्त है।
आरंभ में जयप्रकाश नारायण साम्यवादी थे, फिर ये समाजवादी हो गए और बाद में उन्होंने सर्वोदयी विचारधारा को अपना दिया। जो गांधी जी का सर्वोदय उसको भी फॉलो करते हैं। जयप्रकाश नारायण हमारे सम्मुख एक महान राजनीतिक विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजवादी दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, परंतु उनके विचारों में विरोधाभास कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। दो तीन चार विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। आरंभ में जयप्रकाश नारायण साम्यवादी थे, फिर उन्होंने समाजवादी व्यवस्था अपनाने की बात कही और इसके बाद में वो सर्वोदयी विचारधारा से प्रभावित हो गए। इस तरीके से उनके विचार जो है समय समय पर बदलते रहे। अंतोगत्वा वह समग्र क्रांति की बात करने लगे। सत्य तो यह है कि आरंभ में वह दलहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। शुरुआत में जब आए तो दलहीन लोकतंत्र, कोई पार्टी ना हो, दलहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था इनकी चली जाती है, उसके बारे में अच्छी बताते हैं। और फिर समग्र क्रांति की बात करते हैं। भारत जैसे देश में उनके समग्र क्रांति के विचार फलीभूत होते हुए दिखलाई नहीं पड़ते हैं। और यह ठीक है कि जयप्रकाश नारायण ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद जो चुनाव हुए उसमें समग्र क्रांति का नारा देकर के सत्ता परिवर्तन में सफलता तो प्राप्त कर ली, परंतु उनके विचारों से देश में अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिला। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात तो धरी ही रह गई। संभव है कि यदि वह जीवित रहते तो वह अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रख पाते, परंतु जैसे ही एक प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में इनके विचार इधर उधर भटक गए। परंतु अंतोगत्वा जयप्रकाश नारायण हमारे सम्मुख एक ऐसे विचारक के रूप में आते हैं जिन्होंने या जिनके विचारों में निरंतर परिवर्तन होते रहे। यह ठीक बात है, परिवर्तन जरूरी भी है, जैसे समय के हिसाब से परिवर्तन होते गए, बहुत जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यह ठीक बात है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अब महान योगदान दिया है, परंतु स्वतंत्र भारत में उनके विचार निरंतर विरोधाभास से युक्त रहे हैं। वह सर्वोदयी समाज की स्थापना में भी सफल नहीं हो सके और समग्र क्रांति का उनका विचार खोखला ही सिद्ध हुआ। इन आलोचनाओं के बावजूद भारत के राजनीतिक चिंतन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जयप्रकाश नारायण जी का नाम जो है बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया। भले ही इनके विचारों में विरोधाभास रहा हो, भले ही इन्होंने एक प्रकार समय समय पर अपने विचारों को बदला हो, लेकिन फिर भी इन्होंने एक प्रकार से भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि भारतीय समाज को बहुत कुछ दिया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसका पेपर लगा, जो राम मनोहर लोहिया अयोध्या में यूनिवर्सिटी है, उसी के एक प्रकार जो एक प्रकार से जिनके नाम पर है वो एक समाजवादी विचारक है लोहिया जी, ठीक है। तो लोहिया के क्रांतिकारी विचारों या लोहिया के विचारों के बारे में, लोहिया भी समाजवाद से प्रेरित है, ठीक है। लोहिया कौन है? लोहिया समाजवादी विचारक है। लोहिया ने इतिहास की नई व्याख्या किस प्रकार की है बताएं। देखिए इतिहास की नई व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, देखेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने इतिहास की नवीन व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इतिहास अपने निश्चित चक्र के अनुसार घूमता रहता है, इस चक्र में पुनरावृत्ति भी होती रहती है। लोहिया का यह विचार अरस्तु के चक्र सिद्धांत यानी साइकिल थियरी से मिलता जुलता है। इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता है, चक्र गति से प्रभावित होता रहता है, यानी कि वो एक प्रकार से साइकिल में आगे बढ़ता है। समय चक्र के दौरान एक देश जो उन्नति के चरम शिखर पर है वह पतन के गर्त में जरूर गिरेगा, और एक ऐसा भी समय आ सकता है जब पतन के गर्त में गिरा हुआ राष्ट्र दोबारा से उन्नति करके आगे बढ़ जाए। स्पष्ट है कि डॉक्टर लोहिया की ऐतिहासिक धारणा ऐतिहासिक विकास की धारणा से बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि कोई देश आज आगे है तो हो सकता है वो कुछ दिनों बाद पीछे होगा, और जो देश आज पीछे है वो आगे भी होगा, यानी एक साइकिल चलता रहेगा, यानी कि वो कभी पीछे कभी आगे होता रहेगा। और इस तरीके से चीजें स्पष्ट होती हुई प्रतीत हुई, ठीक है। डॉक्टर लोहिया ने मार्क्सवाद और हीगल का जो द्वंद्ववाद है और मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, दोनों के विचारों से प्रभावित रहे, ठीक है। इतिहास की व्याख्या को अस्वीकार करते हुए किनको उसको पढ़ा, तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और हीगल का जो आध्यात्मिक द्वंद्ववाद है, दोनों के विचारों को पढ़ा और उसके बाद में इसको अस्वीकार करते हुए कहा लोहिया जी ने कि इन दोनों दार्शनिकों की ऐतिहासिक व्याख्याएं इतिहास का पूरा बोध नहीं कर सकती। लोहिया का मत है कि इतिहास के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के 3 तथ्यों का प्रतिपादन किया। पहली बात, लोहिया जी कहते हैं कि देशों का उत्थान पतन होता है, यानी कि उत्थान भी होता है कभी पतन भी होता है। वैभव धन का स्थान बदलता है, समूह के बाहरी रिश्तों में उतार चढ़ाव ये होता रहता है। दूसरी बात, समूह के अंदर वर्ग जाति का संघर्ष भी होता रहता है, जातियों में वर्गों में संघर्ष होता रहता है, ये बात बिल्कुल है। सभी समूह शारीरिक सांस्कृतिक ढंग से मिलन भी करते हैं, कारणों की खोज का कोई अंत नहीं होता, इतिहास का प्रवाह और घटनाएं ये हमेशा होती रहती है। इन 3 तथ्यों के बारे में इन्होंने बताया।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, द्वंदात्मक भौतिकवाद पर लोहिया के विचार बताएं। द्वंदात्मक भौतिकवाद पर डॉक्टर लोहिया के विचार बताइए। देखिए, द्वंदात्मक भौतिकवाद पर विचार लोहिया जी के, डॉक्टर लोहिया ने मार्क्स की द्वंदात्मक भौतिकवाद की धारणा को स्वीकार किया, किंतु परंपरावादी मार्क्सवादियों की तुलना में वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे मार्क्स की पूंजीवादी व्याख्या और व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना को भी स्वीकार करते हैं, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, जो कि भारत में वर्ग रहा ही नहीं है। साथ ही मार्क्सवादी हिंसात्मक साधनों के प्रयोग के भी विरुद्ध है। ठीक है, जो मार्क्सवादी हिंसात्मक साधन यानी हिंसा के द्वारा क्रांति करते हैं, एक समय आएगा जब जो सर्वहारा वर्ग है पूंजीपति वर्गों को मार गिराएगा, क्रांति करेगा, हिंसात्मक कार्रवाई भी करेगा, और उसके बाद समाज जो होगा उसमें कोई दल विहीन, क्योंकि समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, सारे सभी समाज समान हो गए, ऐसे ये कहते हैं। कार्ल मार्क्स इसका विरोध करते हैं लोहिया जी। डॉक्टर लोहिया ने भौतिकवाद को चेतना में बदल दिया और कहा कि एक ऐसे बौद्धिक यंत्र को निर्मित करना चाहिए जो आत्मा या समान उद्देश्यों में स्वायत्त संबंध को स्थापित कर सके। इस तरीके से लोहिया ने अपने विचार दिए द्वंदात्मक भौतिकवाद को लेकर के। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तमाम सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लेक्चर आते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मनु के राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांतों के तत्व बताइए। देखिए, मनु जो है, राजा मनु, सबसे मनु शत्रुपा को जानते हैं, मनुस्मृति जिन्होंने लिखा, वो अन्य प्राचीन दार्शनिकों की भांति मनु ने भी राज्य के 7 तत्व माने हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत यही है और इनका भी यही सिद्धांत है। देखें, पहला होता है स्वामी, स्वामी माने होता है राजा, एक देश में एक राजा होता है। दूसरा आमात यानी उसका मंत्री होता है जो उसको परामर्श देता है, ठीक है, यानी कि उसके परामर्श के लिए। तीसरा होता है जनपद, यानी कि जो एक प्रकार जहां पर वो रहता है, यानी कि एक राज्य होना चाहिए। चौथा होता है दुर्ग, दुर्ग माने किला होनी चाहिए रक्षा करने के लिए देश के। पांचवा तत्व होता है सप्तांग सिद्धांत में राज्य का पांचवा तत्व होता है दंड, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करे तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी उसके लिए रखा जाए। छठा था कोष, कोष माने जहां पर पैसा रुपया रखा जाए, संपत्ति खजाना जो है भी राजा का अपना कोष होना चाहिए, ठीक है। सातवीं बात है एक राजा का अपना मित्र होना चाहिए, मित्र राज्य या मित्र देश होना चाहिए, ताकि राजा या फिर राज्य अगर बुरी कंडीशन में आए तो वो मदद कर सके, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 7 अंग होते हैं, स्वामी, अमात, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ठीक है। पुराण क्या होता है? पुराण क्या है? देखिए, पुराण को सामान्य रूप में प्राचीन से जोड़ा जाता है। पुराण माने होता है प्राचीन या पुराना। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों, राजाओं के वृत्तांत आदि लिखी हुई हैं। ये वैदिक काल के काफी बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों की संख्या है, ठीक है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब बताए गए हैं। आपको बता दो कि पुराण में जैसे कि इस समय 2 पुराण बड़े फेमस है, एक देवी भागवत महापुराण और एक श्रीमद् भगवत पुराण, ठीक है। तो ये दोनों फेमस है और दोनों की कथाएं भी होती हैं 7 दिन की और 9 दिन की, ठीक है। अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मान करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं जो है इन पुराणों में मिलती हैं। और जबरदस्त पुराणों में आप जानकारी लेंगे, बहुत सारी कथाएं मिलेंगी, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, वैज्ञानिकता भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मंडल सिद्धांत क्या है? देखिए, मंडल सिद्धांत से अभिप्राय क्या है? देखिए, राज्य का प्रभाव क्षेत्र, इसका केंद्र बिंदु, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राज्य होता है। मनु के अनुसार राजा को निरंतर अपने क्षेत्र विस्तार में लगा रहना चाहिए। ऐसा राज्य महत्वाकांक्षी राजा ही कर सकता है। राजा को दूसरे राज्य से संबंध बनाए रखना चाहिए। एक होता है विजिगीषु राज्य, ठीक है, एक होता है विजिगीषु राज्य जो विजय करने की इच्छा रखता है, विजिगीषु राज्य, ठीक है। विजिगीषु राज्य जो होता है वो विजय करने की इच्छा रखता है। इसका एक दुश्मन होता है, दुश्मन राज्य होता है, दुश्मन यानी अरि राज्य, ठीक है, और एक मित्र राज्य होता है, ठीक है। अब इस मित्र का भी एक मित्र राज्य होता है, ठीक है, मित्र का मित्र, और जो है दुश्मन का इसका भी एक मित्र होता है, ठीक है। तो मित्र का दुश्मन का, आपके दुश्मन का मित्र जो होगा यह भी आपका दुश्मन ही हो जाएगा, विजिगीषु। विजिगीषु जो विजय प्राप्त करने की इच्छा केंद्र में रहता है। एक ऐसा राज्य होता है बेटा जो कि ना तो दुश्मन का साथी होता है ना ही विजिगीषु का साथी होता है, यानी कि एक दूसरा राज्य होता है। ऐसे ही एक मित्र का मित्र होता है और एक दुश्मन के मित्र का होता है। अरे मित्र एक और मित्र होता है, इसका भी मित्र हो सकता है कोई दूसरा हो और इसका भी मित्र कोई दूसरा हो। तो इस तरीके से ऐसे चलता रहता है सिस्टम। इस तरीके से ये विजिगीषु राज्य के मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, इसी को मंडल सिद्धांत कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति पर मनु के क्या विचार है? देखिए, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के अनुसार हुई है। राजा को 8 प्रधान देवों का प्रतीक माना जाता है। राजा केवल देव ही नहीं बल्कि विशिष्ट देव होता है।
उसके अनुसार राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मनु कहता है कि राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए जनता को, भले ही वह बालक हो, छोटा हो, राजा देवतुल्य होता है। उसके नियमों का उल्लंघन करना देवताओं और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करना होता है। यानी राजा एक प्रकार से देवताओं के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि होता है, जो है पृथ्वी पर जो है राज्य करता, शासन करता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारत की शासन पद्धति का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होकर के या होता है और मुगल शासन की स्थापना तक फैला हुआ है। हमें प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है वह प्राचीन साहित्य, खास करके वेदों, धर्म सूत्रों, धर्म शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों, बौद्ध जातकों आदि से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की शासन पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कामंदकीय का नीति शास्त्र हो गया, शुक्र नीति है, ऐसे विशेष रूप से तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि भारतीय इतिहास के बारे में, शासन संबंधी प्रावधान के बारे में जानकारी देते हैं। संस्कृत साहित्य में लिखे गए तमाम सारे ग्रंथ जैसे कि पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ हो गया, अष्टाध्यायी, कालिदास का रघुवंशम महाकाव्य हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ठीक है, इन सभी से तमाम जानकारी मिलती प्राचीन भारतीय शासन पद्धति की। ठीक है, सूचनाएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न भैया, कौटिल्य की 6 लक्षणों वाली नीति बताएं। कौटिल्य के 6 लक्षणों वाली नीति कौन कौन सी? पहला होता है संधि, किसी भी देश से आप संधि करके उससे अपनी जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है विग्रह, यानी विग्रह उससे झगड़ा करके या फिर उससे थोड़ा सा बाहरी दूरता बना करके। तीसरा यान, यानी मैंने एक प्रकार से अपने आपको उसको चढ़ाई करके। आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, तमाम प्रकार की चीजों को रख करके आप, कौटिल्य कहते हैं कि ये 6 लक्षण होते जिससे आप एक प्रकार से नीति, विदेश नीति की 6 नीतियां बताई उन्होंने। प्रश्न, मनु के अनुसार दंड क्या है? देखिए, दंड का प्रयोग राज्य की प्रभुसत्ता सर्वोच्च व्यक्ति के लिए किया गया है। दंड राज्य व्यक्ति का निर्णायक तत्व होता है जिसकी धुरी पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति का संचालन होता है। राज्य के 7 तत्वों में दंड का विशेष महत्व है। इसके महत्व के कारण से दंड इसलिए, क्योंकि दंड जो है एक तत्व होता है राज्य का, जैसे आपने बताया था दंड कोष। ठीक है, ये तो दंड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, राज्य की अखंडता और इससे खतरा जिसको उत्पन्न होता है, नहीं ऐसा काम जो कि किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे, इसके लिए दंड दिया जाता है ताकि वही काम दोबारा कोई व्यक्ति ना कर सके। ठीक है, उसको डर लगे इस चीज को करने में, तो इसीलिए दंड का प्रावधान किया गया है। पहली बात है, दंड जो होता है क्या है? दंड ईश्वरीय रचना है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, मनु कहता है। दूसरी बात, दंड ही संप्रभुता है, नहीं दंड से ऊपर कुछ नहीं। तीसरी बात, दंड निज कर्म में अनुरक्त रखता है। चौथी बात है, दंड अपराध की प्रवृत्ति को रोकता है। दंड पता चलता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम क्यों करता है, गलत काम करता है कि भाई हमारा फायदा हो, लेकिन जब उसको पता चला कि फायदा होगा जितना, उससे ज्यादा हमको दंड मिल जाएगा, तो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। यानी कि दंड से एक प्रकार से डर करके व्यक्ति जो है कोई गलत काम नहीं करता है। पांचवी बात, दंड से अराजकता रुकती है, यानी कि जो है जो अराजकता फैल जाती है, कोई अपनी मनमानी लोग करते तो वो मनमानी नहीं कर पाते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दंड से अनहित नहीं होता है किसी का। इसके अलावा दंड मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है ताकि जो है और व्यक्ति जो है कोई दंड कर्म या कोई गलत काम करने से तुरंत हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन से 4 पुराणों के नाम लिखिए। देखिए, पुराणों की संख्या का कुल 18 है, जिसमें 4 पुराण है। पहला है वायु पुराण, दूसरा हरिवंश पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा मत्स्य पुराण। ठीक है, ऐसे तमाम पुराण है, 18 पुराण। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग क्या होता है? दुर्ग माने किला। देखिए, कौटिल्य के अनुसार सप्तांगों में दुर्ग का विशेष महत्व है। दुर्ग का सुदृढ़ होना किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, किला जिसको कहते हैं। एक होता है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको औदक दुर्ग कहते हैं। दूसरा होता है पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग क्या होता है बेटा? वह दुर्ग जो पर्वत की श्रेणियों से घिरा होता है, ऐसे दुर्ग को पार्वत दुर्ग कहते हैं। तीसरा होता है धानवन दुर्ग, जो रेगिस्तान में हो और जहां पर शत्रु के लिए पहुंचना बहुत कठिन काम हो, उसको बोलते हैं धानवन दुर्ग। और चौथा दुर्ग होता है वन दुर्ग, जो बीहड़ जंगलों में बना हुआ होता है, शत्रु वहां तक पहुंचने का मार्ग भी खोज नहीं पाता है। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इनमें से एक बेटा से लंका थी, वो अवहद दुर्ग में थी। लंका कैसी थी? अवहद दुर्ग में थी, चारों तरफ से जल से घिरी हुई थी। ठीक है, अपना भारत कैसा है? भारत में आप देखें 3 तरफ पानी भी है, एक तरफ पर्वत है, औदक और पर्वत दोनों प्रकार के दुर्ग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरफ रेगिस्तान भी है। ठीक है, सारे दुर्ग आपको भारत में दिखानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, मनु के सिद्धांतों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? मनु के सिद्धांतों का उल्लेख उनकी पुस्तक स्वयं की मनुस्मृति में मिलता है। यह एक महान रचना है मनुस्मृति, जिसमें 12 अध्याय है।
अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार है? देखिए कौटिल्य माने, कौटिल्य का पूरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य कहते हैं इनको। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति संबंध सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। एक स्थान पर उन्होंने बताया कि राज्य से पूर्व समाज में मत्स्य न्याय का प्रावधान था। मत्स्य न्याय क्या होता है बेटा? मत्स्य न्याय का मतलब होता है जैसे जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है, समझ रहे हैं? ऐसे ही एक प्रकार से जो व्यक्ति पावरफुल होता है वही शासन करता है और वो छोटे पर शासन करता है, जो कि यही बात सिस्टम है, यही चीजें बताएगी कि भाई जो मत्स्य न्याय यही होता है कि भाई जो बड़ा है वो छोटे को खा जाता है, ठीक है। मत्स्य न्याय मतलब मछलियों का न्याय, मछलियों में क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उससे छोटी को, इस तरीके से, ठीक है। इसी को मत्स्य न्याय कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार समाज के सबल पुरुष निर्बल पुरुषों के विनाश में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इस व्यवस्था से तंग आकर के लोगों ने क्या किया? विवस्वान या विश्वान मनु के पुत्र विवस्वान के पुत्र मनु के को अपना राजा बना दिया। वैवस्वत मनु, जनता अपनी अन्न की उपज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग कर के रूप में राजा को देगी, ऐसा निर्णय हुआ, समझौता हुआ। राजा जनता के अधिकारों की रक्षा जब तक करेगा तब तक, जब राजा को कर मिलता रहेगा तब तक राजा जो है सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा, और जब राजा को कर देना बंद कर दिया जाएगा तो राजा उसकी रक्षा नहीं करेगा, ठीक है। यही निर्णय लिया गया। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर कौटिल्य के विचार रहे। अगला क्वेश्चन आ चुका, सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। देखिए सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भारत में मुस्लिम समाज के मध्य नई चेतना का संचार किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति को अपनाने के लिए मोटिवेट किया लोगों को, मुसलमानों को। उनके द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन भी किया गया, यानी पश्चिम की शिक्षा। भारत से अंग्रेजी शासन हटाने के पक्षधर में वे बिल्कुल भी नहीं थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से इतने प्रभावित थे सर सैयद अहमद खान कि इस्लाम की मान्यताओं के साथ उनका तालमेल स्थापित करने की कोशिश करने कि भाई अंग्रेजी लोगों से इस्लाम लोग जो है मिल करके काम करें। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म के साथ जुड़ी मान्यताएं अपरिवर्तनीय नहीं है, वो परिवर्तित हो सकती। धार्मिक कट्टरता का विरोध करते थे ये, कहते धर्म में जो लिखी बातें हैं वो टल भी सकती, हट भी सकती, क्योंकि धर्म जब बनाया गया था, धर्म के नियम जब बने हैं वो नियम एक प्रकार से हटाए भी जा सकते हैं, दूसरा भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि धर्म समय के साथ नहीं चलेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को यह सलाह दी कि उन्हें जीवन के लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अंतर करना चाहिए, अंतर समझना चाहिए। धर्म को सरोकार मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तो धर्म में जो बातें लिखी हमेशा के लिए सत्य थोड़ी होंगी, वो समय के साथ बदलती रहेंगी। तो अहमद खान कहते थे ये बात कि भाई जो मुसलमान लोग हैं उनको धर्म में अपने चेंजमेंट करना होगा, बदलना होगा, ताकि वो अपने विचारों को अलग कर सके। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, बहुत समाज सुधारक रूप में थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारक के करतूत के रूप में जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय वस्तुतः एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा निम्न कार्य किया गया, जैसे कि पहली बात, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, सती प्रथा का विरोध किया, नारी स्वतंत्रता और नारी शिक्षा का समर्थन किया राजा राम मोहन राय ने, जाति प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों तथा अन्याय की कड़ी आलोचना करी, लेकिन उनका विश्वास था कि सामाजिक बुराइयों का अंत करने का एक प्रमुख तरीका बुद्धिवाद का प्रचार करना होता है। तो इन्होंने एक प्रकार से तमाम प्रकार के संगठन, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन आ चुका, महादेव गोविंद रानाडे का आर्थिक दर्शन क्या है? देखिए आर्थिक क्षेत्र में रानाडे के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है। उनके विचारों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक के द्वारा किया जा सकता है। गोविंद रानाडे के आर्थिक विचार क्या है? देखें, पहली बात है तत्कालीन मान्यताओं का खंडन किया जो समय चल रहे थे। दूसरी बात है भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से, भारत दरिद्र क्यों है, इसके लिए काम किया। उन्होंने कहा एक मात्र साधन कृषि पर निर्भर है भारत के लोग, इसलिए दरिद्र है। दूसरी बात, नए उद्योगों के लिए पूंजी की कमी है, यानी कि पैसा नहीं लोगों के पास कि नए उद्योग खोल सके, इसलिए भारत के लोग जो है दरिद्रता में जकड़े हुए हैं। इसके अलावा ऋण की पुरानी व्यवस्था है, कर्जा लेने की। चौथी बात है बढ़ी हुई जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी दरिद्रता का एक कारण है। पांचवी बात है जोखिम उठाने की क्षमता लोगों में नहीं है, ठीक है, गट्स नहीं है, लोग जो है एक प्रकार से जोखिम नहीं उठा सकते हैं किसी बात को लेकर के। परंपरागत सामाजिक व्यवस्था की मांग है, तो इस वजह से भारतीय लोग जो है पिछड़े हुए हैं और गरीब रह गए हैं। तीसरी बात है औद्योगिकरण का समर्थन करते हैं राजा राम मोहन राय, सॉरी रानाडे जी। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाने का समर्थन करते, ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाई जाए ऐसा गोविंद रानाडे जी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में संसाधन की बढ़ोतरी करी जाए ऐसा भी बताते हैं।
इसके अलावा देश की कुछ जनसंख्या कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाई जाए। केवल कृषि करने से ही देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि कृषि के अलावा गांव में उद्योग धंधे कुछ भी स्थापित करे जाएंगे ताकि वहां पर भी लोग कुछ काम करके आगे बढ़े। महादेव गोविंद रानाडे पहले मराठा शासन के समर्थक थे, बाद में ब्रिटिश शासन के पक्षधर हो गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, स्वामी विवेकानंद का सामाजिक चिंतन के बारे में कुछ बताएं। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात की जाए, विवेकानंद ने सामाजिक विज्ञान या सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। पहली बात तो अस्पृश्यता का विरोध किया, छुआछूत को खत्म करने का काम किया। दूसरी बात, बाल विवाह का भी विरोध किया विवेकानंद जी ने। दलितों के उत्थान के लिए काम किया, जाति प्रथा का विरोध किया, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा दी, हिंदू धर्म में आस्था रखी और हिंदू धर्म को एक प्रकार से बहुत आगे तक ले गए। राजा मतलब कि ये थे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताएं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। 1815 में इसी को आत्मीय सभा के नाम से जानते थे, बाद में इसको 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। इसको सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, ये ब्रह्म समाज की स्थापना को। उन्होंने इसके द्वारा आधुनिकता, उदारवाद और विवेकवाद की नवीन धारा को भारत में प्रवाहित करने का काम किया ब्रह्म समाज के माध्यम से। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे ने क्या काम किया? बताएं। हिंदू समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनको दूर करने के लिए महादेव गोविंद रानाडे ने क्या सुझाव दिए? कई सारे सुझाव दिए थे उन्होंने। देखें, हिंदू समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए रानाडे के कई विचार हैं, कई सुझाव हैं। पहली बात तो ये, ब्रह्म जगत, बाह्य जगत से संपर्क न रखना। दूसरी बात, अंतःकरण की पुकार न सुनने और बाह्य सत्ता के समक्ष समर्पण करने की प्रवृत्ति। तीसरी बात, सामाजिक अधीनता, सामाजिक दूरी और जातीय अहंकार को बनाए रखना। चौथी बात, बुराइयों को अस्थायी रूप से बनाए रखने के प्रयत्नों को निष्क्रिय भाव से सहन कर लेना। ये सब एक प्रकार से ये सुझाव दिए। पांचवी बात, जीवन के लौकिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्रदान करने की अनिच्छा। ठीक है, ये सारे सुझाव दिए। भारतीय समाज में जो बुराइयों को बुराई करने के लिए जो विचार हैं उनके बारे में बता कि इन्हीं वजह से विचार लोग बुराई के फैलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, शिक्षा पर राजा राम मोहन राय के क्या विचार हैं? शिक्षा को लेकर के राजा राम मोहन राय ने क्या कहा? क्योंकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जो पश्चिम की शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, उसके समर्थक है। इनका मानना था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमें केवल क्लर्क बना सकती, क्लर्क माने बाबू बना सकती है, अधिकारी कभी नहीं बना सकती। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि हम क्लर्क से ऊपर भी कुछ काम करें। इसलिए सन 1816 से 17 ईस्वी में उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी करी थी मोहन राय जी ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी उन्हीं की प्रेरणा से ही की गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा जो है उसमें बदलाव, यानी कि वो पाश्चात्य शिक्षा भी भारतीयों को मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, राजा राम मोहन राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने एक प्रकार से बड़ा काम किया है भारतीय समाज के उद्धार के लिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का सिरमौर कहा जाता है। प्रोफेसर मजूमदार के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से ही ठीक उसी प्रकार प्रारंभ होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से शुरू होता है। ऐसे ही भारतीय राजनीतिक चिंतन का शुरुआत राजा राम मोहन राय से मान सकते हैं। वे भारत में न केवल आधुनिकता के प्रवर्तक थे, अपितु उन्होंने सृजनात्मक सुधारवाद की नींव रखते हुए आक्रमणीयता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज भी उठाई। उन्हें भारत के आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक भी माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय जी को। श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई है। इंदिरा गांधी जी कहते हैं इनके बारे में, उनकी प्रतिभा में रचनात्मक सजीवता होने की वजह से उन्होंने अतीत और समकालीन दोनों संस्कृति के सर्वोत्तम गुणों को निकाला और आत्मसात किया और उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत भी करने का काम किया। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे? देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के कई कारण थे। पहला कारण था पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की वजह से भारत को एक प्रकार से एक नई विचारधारा मिली, नई लोगों की या फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ठीक है, और भी कई काम हुए। तो भारतीय पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की वजह से ठीक है आगे बढ़ा। इसके अलावा यातायात और संचार की सुविधा का विकास हुआ, इससे भी पुनर्जागरण होना शुरू हुआ भारत में। भारत का गौरवपूर्ण अतीत भी था, तो गौरवपूर्ण अतीत को लोग जानने लगे, समझने लगे संचार के विकास से। ठीक है, लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीतियां आई, उसकी वजह से भी लोगों को आगे बढ़ाई मिली। आर्थिक शोषण लोगों का हो रहा था, प्रेस और समाचार पत्र भी विकसित हो गए थे। जातीय भेदभाव,
सन 1857 की क्रांति, इसके अलावा भारत की लोक सेवाओं में आयु को कम किया जाना, राष्ट्रीय साहित्य का उत्थान हो रहा था, इल्बर्ट बिल विवाद भी हो गया इसी समय। ये सभी कहीं ना कहीं पे राष्ट्रवाद के या फिर पुनर्जागरण के लिए पक्षधर कारण रहे, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया अपने देश के बारे में सोचने और समझने के लिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तमाम सारे चल रहे थे, जिससे लोगों मोटिवेट हुए और लोगों को लगा कि भाई हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन से, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र कौन कौन से थे? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा कई पत्र प्रकाशित किए गए। पहला बात, बंगला भाषा में साम्यवाद संवाद कौमुदी, दूसरा फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगनीज, ठीक है। ये तमाम प्रकार के जो है पत्र बेसिकली इनको अलग अलग बंगला भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में निकलते रहे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचार बताएं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर अधिकारों का संदेश देना चाहते थे कि अधिकार क्या है, परंतु उनके अनुसार अधिकार किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती है। सच्ची मानव प्रगति सहानुभूति के श्रेय क्षेत्र में के विस्तार के साथ होती है। हमारे संपूर्ण काव्य, दर्शन, विज्ञान, कला और धर्म हमें इस बात में सहयोग देते हैं कि हम अपनी चेतना के लक्ष्य को अधिक उच्च और विशाल क्षेत्रों की तरफ विस्तृत करें, बढ़ाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन लोगों की भर्त्सना की जो जातीय अहंकार और शक्तिवाद के वशीभूत होकर के मानव गरिमा का अपमान करते हैं, जो कहते हैं कि हम ये हैं, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के, हम इस धर्म के हैं। उसको एक प्रकार से कहा कि वो लोग जो है क्या करते हैं, अपमान करते हैं भारतीय गरिमा का। वे चाहते हैं कि दलित और गरीब लोग अपने पुनरुद्धार के लिए नैतिक शक्ति का अर्जन करें खुद, और उन्होंने स्वदेशी समाज के अपने लेख में गांवों के पुनर्गठन का समर्थन किया। गांवों के पुनर्गठन पर जोर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गांव के लोगों को स्वयं अपने गांव के कल्याण के लिए योजना बनानी होगी, तभी गांव आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांव के लोगों को ही मोटिवेट किया कि भाई आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महात्मा गांधी के आर्थिक विचार क्या है? देखिए, महात्मा गांधी के आर्थिक विचार निम्न प्रकार है। पहली बात है, खादी कार्यक्रम इन्होंने चलाया, खादी भंडार यानी स्वदेशी जो होगा, चरखा चला करके वस्त्र बनाए जाएंगे, सारी चीजें। दूसरी बात, कुटीर उद्योग धंधे स्थापित किए गए। तीसरी, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विरोधी। चौथी बात है, पूंजीवाद के विरोधी थे गांधी जी, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान के आविष्कारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन पर बल दिया। तो गांधी जी के ये तमाम सारे विचार रहे हैं, ठीक है। पूंजीवाद के विरोधी रहे हैं, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी रहे हैं, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, खादी कार्यक्रम चलाया, अहिंसा, सत्य, सर्वोदय की बात करा, ठीक है, तमाम सारी बातें। अगला क्वेश्चन आ चुका, गांधीवाद क्या है? गांधी जी ने कुछ सिद्धांत बताए थे, उन्हीं सिद्धांतों को पूर्ण मानते हुए उसी मार्ग पर चलना गांधीवाद कहलाता है। यद्यपि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को पूर्ण नहीं माना था, ठीक है, लेकिन उनके अनुयायी गांधी जी के सभी सिद्धांतों को पूर्ण मानते हैं। देश में गांधी के समर्थक बहुसंख्यक है, इसलिए गांधीवाद आज के युग में प्रासंगिक भी है। गांधी को बहुत सारे लोग मानते हैं और गांधी भी देश के राष्ट्रपिता है, तो उनको मानना भी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को, उनके विचारों को। गांधी जी बड़े विद्वान भी थे, गीता के बड़े अच्छे विचारक थे, गीता पढ़ते थे वो। तिलक की स्वराज संबंधी अवधारणा क्या है? देखिए, तिलक ने के अनुसार राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रगति का मूल स्वराज में निहित है, और तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। उन्होंने स्वराज के 4 तरीके बताए। स्वराज यानी अपने राज्य को लेने के लिए 4 तरीके कौन से बताए? पहली बात, स्वदेशी का हम प्रयोग करेंगे, यानी अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, और तीसरी बात, चौथी बात, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देंगे। इस तरीके से कई बातें उन्होंने बताई, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा समाज शास्त्र का पेपर, जिसमें हमने बताया था लिंग और समाज, सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आए हुए होंगे। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है। तो आप सभी को पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स या लाइव क्लास के ग्रुप से जुड़ना है तो तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर, और मात्र 100 रुपए फीस में आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के लिए करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसी 100 रुपए फीस में आपको दोनों सब्जेक्ट के दोनों मतलब की एक सब्जेक्ट का कितना पेपर होगा? 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ये हो गया आपका दूसरे सब्जेक्ट का भी फर्स्ट पेपर, ठीक है, और सेकंड पेपर, यानी कि आपके कितने पेपर हो गए? 4 पेपर ये, ठीक है। और प्लस में एक को करिकुलर होता है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना फटाफट जुड़ जाइएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सब परीक्षा लिखित करवाते तो ये सब बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। एमजे प्यारी बरेली, ठीक है, रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। लगभग में अधिकतर विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो सभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं उन सभी में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद।